एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस में जिसमें कि कुछ फोर्स वर्क करता है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं। टाइम चेंज होते जाता है लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ऐसे लॉज जो कंजर्व क्वांटिटी को गवर्न करते हैं, कंजर्व क्वांटिटी को ऑपरेट करते हैं, कंजर्वेशन लॉज कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कंजर्वेशन लॉ के बारे में स्टडी करेंगे जो कि पूरे क्लासिकल फिजिक्स को डील करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो कंजर्वेशन लॉ क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स में? फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हमारे मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ये सब सारी चीज़ें आती है। तो इन सारे पार्ट्स में, फिजिक्स के इन सारे पार्ट्स में कुछ बेसिक लॉज हैं जो कि पूरे क्लासिकल फिजिक्स को गवर्न करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं बेसिक कंजर्वेशन लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो अगर बेसिक कंजर्वेशन लॉ के बारे में हम लोग बात करें तो 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉ होते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, third is law of conservation of angular momentum, and fourth is law of conservation of चार्ज। तो ये बेसिक कंजर्वेशन लॉ होते हैं जिससे कि पूरी क्लासिकल फिजिक्स ऑपरेट होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो 1 बाय 1 करके हम लोग चारों कंजर्वेशन लॉ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या किसी भी कंजर्वेशन एनर्जी को समझने के लिए एक सिस्टम की हमको जानना बहुत ही जरूरी है जिसको कि आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, अगर कोई सिस्टम है, अगर उस पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और जितने भी ये कंजर्वेशन लॉ है सारे वैलिड हैं किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? It states that energy neither be created nor destroyed for an isolated system. It can only change from one form to another form. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म
फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि कोई फॉलिंग बॉडी है, फॉलिंग बॉडी अगर सपोज करो एक बॉडी यहाँ पे है, दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ से बॉडी फॉल करके नीचे गिर रही है, तो जब यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करके ए से बी पे आएगी, तो इसके एनर्जी में चेंज होगा, इसके पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होगी। बट एट एनी इंस्टेंट एट पॉइंट ए एज वेल एज पॉइंट बी, सम ऑफ टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अगर पॉइंट ए पर बात करें तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। वैसे ही बी पॉइंट पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, बट यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा इसका सम कांस्टेंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी तरीके से अगर कोई एक सिंपल पेंडुलम है, सपोज करें एक सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो डिफरेंट पोजीशन में इसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग होगा, बट एट एनी इंस्टेंट सम ऑफ टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ, इसको हम रब कर देते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझने से पहले हमको लीनियर मोमेंटम समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, दिस इज ए बॉडी एंड इसका मास अगर m है और यह बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी होगा। यानी कि किसी भी बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ it states that if no external force acts on the system, linear momentum of a system remain constant। अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे कोई राइफल है, राइफल से जब गोली निकलती है तो गोली का अपना एक लीनियर मोमेंटम होगा जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जैसे गोली फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलती है उसी के साथ साथ जो राइफल है थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब राइफल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम होगा। अब उस लीनियर मोमेंटम को जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको बैलेंस करने के लिए राइफल थोड़ा सा पीछे आती है, यानी कि जितना आगे लीनियर मोमेंटम उतना ही पीछे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इस तरीके से पूरे सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब तीसरे लॉ की हम लोग बात करें, चलो इसको भी हम लोग रब करते हैं और यहाँ पे हम लोग तीसरा लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि एंगुलर मोमेंटम of a body remain constant if no external torque acts on the body। अगर किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क वर्क नहीं करता है तो उस कंडीशन में उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अच्छा, थोड़ा और इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अब सपोज करो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ किसी प्लेनेटरी मोशन का, किसी प्लेनेट का मोशन जो कि उसके सन के अराउंड हो रहा है। सपोज करिए यहाँ पर क्या है, एक हमारा सन है, दिस इज सन, एंड यहाँ पे कोई प्लेनेटरी ऑर्बिट है, दिस इज द प्लेनेटरी ऑर्बिट, और यहाँ पे कोई प्लेनेट है, तो जब प्लेनेट देखो, एक होता है एपोजी, एक होता है पेरेजी, यानी कि सन से मैक्सिमम डिस्टेंस की पोजीशन और सन से मिनिमम डिस्टेंस की पोजीशन। अब देखो, जब सन यहाँ पे सन से मैक्सिमम डिस्टेंस की कंडीशन में रहेगा और अगर इस प्लेनेट का मास m है एंड दिस इज डिस्टेंस r, तो इस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या हो जाएगा, mr²। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr², और यहाँ पे इसका एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं ω1 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जब प्लेनेट की पोजीशन होगी तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। लेकिन इस कंडीशन में इसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। क्यों एंगुलर वेलोसिटी कम होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, जिससे कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, यही प्लेनेट हमारा मूव करते हुए यहाँ पे आ गया, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। जब पॉइंट बी पर आया प्लेनेट तो मास तो उसका वही रहेगा m, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा mr², यानी कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पे इसका एंगुलर वेलोसिटी ω2 इंक्रीज हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पर भी I इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन में है, एंगुलर रोटेशन कर रही है, तो उसके एंगुलर रोटेशन में एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट एंगुलर मोमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको थोड़ा मैं बताता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज टू चेंज इट्स पोजीशन। इनर्शिया किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती जो उसकी पोजीशन या स्टेट चेंज करने का अपोज करता है इन द लीनियर मोशन। वैसे ही कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है, एंगुलर रोटेशन कर रही है, तो अपने रोटेशन का अपोज करेगी। अगर रोटेट कर रही है तो रोटेशन में ही रहेगी, और अगर स्टॉप कंडीशन में तो स्टॉप कंडीशन में ही रहने की कोशिश करेगी। तो दैट टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रोटेट्स अराउंड अ पाथ अराउंड एन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका वैल्यू कितना होता है, अगर सपोज करो
this is a body and this is the axis of rotation and this is the point of rotation and this is the, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर रही है और इसका पूरा मास इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू mr²। ठीक है, तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, आई होप तीनों आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। लास्ट है हमारा, लास्ट कंजर्वेशन लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट स्टेट्स दैट charge neither be created nor destroyed it can only transfer from one system to another system for an isolated system। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन में चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो सकता है। चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि देखो यहाँ पे एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, एंड यहाँ पे एक सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। जब इनको रब नहीं करते हैं तो बिफोर रबिंग इन पर क्या है, नेट चार्ज 0 है। लेकिन जैसे इसको हम लोग रब करते हैं ना, एक दूसरे के कांटेक्ट मिला के रब करते हैं, तो आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इन पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस कंडीशन में भी अगर हम पूरे सिस्टम का नेट चार्ज देखें तो कितना हो जाएगा, अब भी 0 होगा, क्योंकि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम किसी भी सिस्टम पर नेट चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। एक और एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं, न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का न्यूक्लियर फिजन देखें हम लोग, यूरेनियम 92U235, इस पर जब न्यूट्रॉन से हम बम्बार्डमेंट कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Ba56 151 प्लस Kr3692 प्लस 30N1। ठीक है, ठीक, यानी कि जब यहाँ पे हम यूरेनियम का फिजन होता है, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो इसका फिजन होता है और ये बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक डाउन हो जाता है और 3 न्यूट्रॉन साथ में रिलीज होते हैं। तो देखो यहाँ पर भी बिफोर फिजन चार्ज कितना है, बिफोर फिजन यहाँ पर देखो 0 + 92 इज इक्वल टू 92। ठीक, और आफ्टर फिजन चार्ज कितना है, 56 + 36 एंड दिस इज +3 × 0, तो कितना हो गया 92। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में भी रिएक्शन से पहले जितना चार्ज है उतना ही रिएक्शन के बाद भी चार्ज है।
तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो ये 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉ होते हैं जिससे कि पूरी क्लासिकल फिजिक्स ऑपरेट होती है, डील होती है। सो आई होप आप लोगों को चारों कंजर्वेशन लॉ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।